एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और अब तक हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है, उससे रिलेटेड पूरा डेटा देखा, बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है सब जगह वो देखा, क्या पैटर्न्स फॉलो होते हैं वो देखा, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है किन वजह से हो रहा है वो देखा, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस देखी इकोसिस्टम में, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके रीजंस हमने पढ़े। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना कैसे चाहिए। यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक वीडियो बचेगी, दैट इज उसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक की समरी। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के ब्रॉडली दो तरीके होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट, एक्स सीटू का मतलब होता है ऑफ साइट। दैट मीन्स इन सीटू कंजर्वेशन में हम किसी भी स्पीशीज को उसकी नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं, यानी हम ये कंजर्वेशन इस तरह से करते हैं कि हम उस स्पीशीज का हैबिटेट, उसका पूरा इकोसिस्टम में प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और क्योंकि उसका इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं तो साथ ही साथ उसका कंजर्वेशन भी करते हैं। क्लियर? तो इन सीटू कंजर्वेशन में हम किसी भी स्पीशीज का कंजर्वेशन उसकी नेचुरल हैबिटेट में करते हैं, जबकि एक्स सीटू कंजर्वेशन हम उन स्पीशीज का करते हैं जो कि हाईली एंडेंजर्ड हैं, जिनका एक्सटिंक्शन काफी जल्दी हो सकता है, तो उनको हम उनकी नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व ना करके किसी दूसरे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ले जाके, दैट इज ऑफ साइट, उनका कंजर्वेशन करते हैं। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में उन स्पीशीज का नेचुरल हैबिटेट कंजर्व नहीं हो पाता। समझ में आया? So broadly there are two different ways to conserve biodiversity, which are in situ conservation and ex situ conservation. In situ conservation is on-site conservation and ex situ conservation is off-site conservation. Clear? अब सबसे पहले बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन की। तो बेटा इन सीटू कंजर्वेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की। ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होती है, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप की स्पीशीज आपको मिलती हैं, बट इन स्पीशीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन रीजन्स में कन्फाइंड रहता है, जिसको हम बोलते हैं एंडेमिज्म। सो व्हाट इज एंडेमिज्म? एंडेमिज्म का मतलब होता है कि जो स्पीशीज है वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही आपको मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर द रीजन्स विद वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। क्लियर बेटा? पूरे वर्ल्ड में टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें 25 पहले से थे और 9 न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए। ये वो रीजन्स होते हैं जहां पे हैबिटेट लॉस काफी ज्यादा रेट से हो सकता है। तो अगर हम इन एरियाज को प्रोटेक्ट करें, वहां पे रहने वाली स्पीशीज को प्रोटेक्ट करें, तो हम जो मास एक्सटिंक्शन हो रहा है उसको ऑलमोस्ट 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर बेटा? इंडिया के पास भी अपने 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, विच आर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। तो ये 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जो इंडिया में प्रेजेंट हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पूरे लैंड एरिया का लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका हो गया इन सीटू कंजर्वेशन का, जिसमें हम इन रीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे हाई स्पीशीज रिचनेस है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है। नेक्स्ट तरीके होते हैं बेटा बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इनमें भी हम एरियाज प्रोटेक्ट करते हैं और इन एरियाज में बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती हैं। जैसे अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में 3 डिफरेंट जोन्स बना दिए जाते हैं, जिसमें जो इनर जोन होता है, कोर जोन, उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती हैं। देन जो मिडिल जोन होता है उसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, और जो लास्ट ट्रांजिशन जोन होता है उसमें काफी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। इंडिया के पास अपने 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, देन 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं।
ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट बात करते हैं सेक्रेड ग्रुप्स की। सेक्रेड ग्रुप्स वो एरियाज होते हैं जहां पे हम स्पीशीज को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं अपने रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस की वजह से, अपने रिलीजियस बिलीव्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल खासी एंड जयंता हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये कुछ सेक्रेड ग्रुप्स है हमारे पास इंडिया में, तो ये आपको याद होने चाहिए। इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुव्स आर द लास्ट रेफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। तो मेघालय के जो सेक्रेड ग्रुव्स हैं वो लास्ट रेफ्यूजीज हैं, यानी ये वो लास्ट एरियाज हैं, लास्ट रीजन्स हैं जहां पे कुछ थ्रेटेंड प्लांट्स मिलते हैं। तो इनको हमें अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये था NC2 कंजर्वेशन, इसको NCERT से पढ़ लेते हैं। सो व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज प्रोटेक्टेड। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। दिस अप्रोच इज कॉल्ड NC2, दैट इज ऑन साइट कंजर्वेशन। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम पूरा इकोसिस्टम उस स्पीशीज का प्रोटेक्ट करते हैं। However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened, organisms facing a high risk of extinction in the wild in the near future and needs urgent measures to save it from extinction, XC2 that is off-site conservation is the desirable approach। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि XC2 कंजर्वेशन कब डिजायरेबल अप्रोच होती है, तो आंसर होगा जब एनिमल या प्लांट स्पीशीज एंडेंजर्ड हो, थ्रेटेंड हो काफी ज्यादा, यानी वाइल्ड उसके नेचुरल हैबिटेट्स में वो काफी जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकती हो, तब हम XC2 कंजर्वेशन दैट इज ऑफ साइट कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। NC2 कंजर्वेशन फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, मेनी नेशंस फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट feasible to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available. On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspots regions with very high levels of species richness and high degree of endemism. और endemism क्या होता है? That is, species confined to that region are not found anywhere else. Initially, 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspots in the world to 34. ये डेटा आपको याद होना चाहिए। These hotspots are also regions of accelerated habitat loss. 3 of these hotspots, Western Ghats in Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya, cover our country's exceptionally high biodiversity regions. Although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the Earth's land area, the number of species they collectively harbor is extremely high, and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinctions by almost 30%. In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserves, national parks and sanctuaries. India now has 14 biosphere reserves, 90 national parks and 448 wildlife sanctuaries. ये नंबर भी आपको पता होना चाहिए। India has also a history of religious and cultural traditions that emphasize protection of nature. In many cultures, tracts of forest were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. Such sacred groves are found in Khasi and Jayanta hills in Meghalaya, Aravali hills of Rajasthan, Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra, and the Sarguja, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. ये examples हमें याद होने चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इकोलॉजी में जितने भी examples हैं, they all are very 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 important. In Meghalaya, the sacred groves are the last refuges for a large number of rare and threatened species. ठीक है बेटा, तो ये था NC2 कंजर्वेशन। अब बात करते हैं XC2 कंजर्वेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, XC2 कंजर्वेशन का मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन, यानी यहाँ पे हम थ्रेटेंड स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी दूसरे स्पेशल एरिया में स्पेशल केयर के साथ प्रोटेक्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। इसके एग्जांपल्स होते हैं बेटा जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। इनमें हम जो एनिमल्स और प्लांट्स लाते हैं वो हम दूसरे हैबिटेट से लाते हैं और उनको प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसे ही आप थ्रेटेंड स्पीशीज के गेमीज
सीड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो लैब में फर्टाइल कंडीशंस में क्रायो प्रिजर्वेशन की हेल्प से। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा था, लिक्विड नाइट्रोजन में हम प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही हम एग्स को भी फर्टिलाइज करा के इन विट्रो प्रोटेक्ट कर सकते हैं काफी सारे प्लांट्स की स्पीशीज को, या फिर प्लांट्स को हम प्रोपगेट कर सकते हैं टिश्यू कल्चर की हेल्प से लैब में, ठीक है। और हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही 12th क्लास के कि सीड्स को भी हम सीड बैंक्स में प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे XC2 दैट इज ऑफ साइट कंजर्वेशन के। इसको भी हम NCERT से पढ़ लेते हैं। In this approach, the threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care. Zoological parks, botanical gardens and wildlife safari parks serve this purpose. There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoological parks. In recent years, XC2 conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosures. Now, gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long periods using cryopreservation techniques. Eggs can be fertilized in vitro and plants can be propagated using tissue culture methods. Seeds of different genetic strains of commercially important plants can be kept for long periods in seed banks. ठीक है बेटा, तो ये था XC2 कंजर्वेशन। अब आगे जरा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो हमने कंजर्व करने के लिए अलग अलग स्पीशीज को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए हुए हैं, जिनके अलग अलग मीटिंग्स, जिन्हें हम समिट बोलते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। तो अर्थ समिट दैट इज हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइज हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ये आपको याद होना चाहिए। और फिर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इसको भी NCERT से देख लेते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन। सबको प्रोटेक्शन करना चाहिए। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो in 1992 called upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. In a follow-up, the World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa, 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local levels. ठीक है बेटा, तो ये था बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। हमें बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व करनी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की NCERT की समरी, और उसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। तो समरी की वीडियो सुनने से पहले आप सब अपने सारे नोट्स प्रॉपरली कंप्लीट कर लेंगे, उन्हें रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।